हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। आज बात करते हैं हम क्लास 12 की। 11 क्लास है हमने कंप्लीट कर ली है हमारी बीएससी सेम सेकंड की। और अपना फर्स्ट पेपर चल रहा है। फर्स्ट पेपर है, उस पेपर का क्या नाम है? ओसिलेशन। फर्स्ट पेपर है अपना, इसका नाम क्या है? ओसिलेशन एंड वेव। तो ओसिलेशन एंड वेव पढ़ रहे थे। इसमें हमारी आज 2 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। 2 यूनिट में कंप्लीट करवा दूंगा। लास्ट हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के अंदर कपल्ड ओसिलेटर। और इसकी कंप्लीट होते ही इसकी मैं टोटल पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी क्या है, ज्वाइन कर लें और शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे हैं इसका फायदा उठाएं। तो बात करते हैं कपल्ड ओसिलेटर। और कपल्ड ओसिलेटर में हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ भी लिया था, लास्ट इक्वेशन निकाल ली थी। तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं कि कपल्ड ओसिलेटर होता क्या है, युग्मित दोलन। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि कपल्ड ओसिलेटर यानी युग्मित, यानी युग्म के आधार पे इसमें क्या है, दोलन होंगे। तो बात करते हैं, देखो हम पढ़ते हैं कि कोई भी दोलक होता है वो एक निश्चित आवर्ती से क्या है, कंपन करता है। और इस जिस कंपन आवर्ती से कंपन करता है उसको उसकी कंपन विद्या कहते हैं। लेकिन जब कोई कंपन विद्या है एक चर पर निर्भर नहीं करती, यानी अपनी इक्वेशन है ये देखो, d2x/dt² प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या है, चर ओनली एक्स आ रहा है तो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये तो एक चर पे है। लेकिन कई बार क्या है, इसके अंदर एक्स है, x1 आ जाता है, x2 आ जाता है। यानी अपने पास जो वेरिएबल है वो दो आ जाएंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन होगी ना, उनको हम क्या है, एक चर वाली इक्वेशन में बनाएंगे जिसमें दो आते हैं ना। यानी बाई जैसे आप पढ़ते हो हम बोल सकते हैं कि कोई माध्यम है, इसके अंदर कोई हमारा सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑसिलेशन है ओनली इसी के कारण। इसके ऊपर जो बाह्य वातावरण के कारक हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया, अन्य कोई और घर्षण बल हो गया, उनका क्या है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और इनके संयोजन से जो ओसिलेशन होगा ना उसको बोलते हैं युग्मित दोलन होंगे। तो जिनके कारणों के कारण दो चीजों के मिलने के कारण दोलन हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, युग्मित दोलन। तो इस प्रकार के जो वेरिएबल है इसमें दो आ जाएंगे। फिर उन दो वेरिएबल को आप क्या करोगे, एक के अंदर क्या है, बनाना है अपने को, एक के अंदर बना लेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी युग्मित दोलक कहलाती है। हमने देखो ये कंडीशन ले ली कि कोई दृढ़ आधार है, इससे एल स्ट्रिंग है, एम द्रव्यमान लटका रखा है, उन दोनों को एक स्प्रिंग के द्वारा बाइंड कर दिया तो ये क्या होगा, एक कपल्ड पेंडुलम हो गया। ठीक है। और इसमें ओसिलेशन होंगे वो भी क्या होंगे, कपल्ड ओसिलेशन होंगे। देखो अलग अलग कंडीशनें बना रखी, जैसे इसका एग्जांपल H2O भी ले रखा है, CO2 भी ले रखा है। इनके एटम के अंदर है ना ओसिलेशन होगा वो कपल्ड के रूप में कि यानी ऑक्सीजन अब ओसिलेशन करेगा तो उसके ऊपर कार्बन का क्या है, इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार इस ऑक्सीजन की जो ओसिलेशन होगा, यानी इसकी कंपन होंगे वो ओनली फ्रीली नहीं होंगे, रैंडमली नहीं होंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। कार्बन का भी एटम है, इसका भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति की बात की थी हमने, तो गति का समीकरण। अगर आपको हमारी वीडियो है, हमारा कंटेंट है, अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथ वालों को। और हमारे चैनल पे आपको ओनली ये क्या है कि फिजिक्स की वीडियो नहीं मिलती है, जीके का भी क्या है आपको पोर्शन करवाया जाता है। और जीके का क्या है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप देख लेना चाहें कि आप पैसे देकर भी इतना अच्छा कंटेंट है वो नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप देखोगे वीडियो तब आपको पता भी लग जाएगा। आप अपनी तैयारी है, जैसे कोई सीटी हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, उसके अंदर फर्स्ट पेपर होता है, उस फर्स्ट पेपर की तैयारी जीके का पोर्शन है वो इजीली क्या है,
कवर कर सकते हो हमारे चैनल के थ्रू। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारे चैनल को शेयर करें और हमारी वीडियो को क्या है, लाइक करें। तो बात करते हैं गति का समीकरण। अब गति का समीकरण बताना है अपने को कपल्ड पेंडुलम के लिए, ठीक है ना, युग्मित सरलावर्ती दोलकों की। तो हमने क्या है, कोई दृढ़ आधार ले लिया, उससे क्या है, स्प्रिंग के थ्रू दो मास है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंपल पेंडुलम है, उनको एक स्प्रिंग के द्वारा क्या कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इनमें दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाए, x1 x2 आ जाए, यानी माध्य स्थिति से ये P1 कण है और ये P2 यानी P1 पार्टिकल, पार्टिकल नाम बोलते हैं, तो 1 और 2 दो हो गए, ठीक है। ये अपनी स्थिति इनकी हो गई कि P1 तो x1 इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया और P2 x2 इधर हो गया। हमने मान लिया, ये जो थ्योरी है वो हमने ऊपर ले रखा है, उसी के आधार पर लिख रखी है कि माना m द्रव्यमान लंबाई l दो समान समान सरलावर्ती दोलक एक स्प्रिंग से जुड़े गए हैं जिसका बल नेता के है। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दर्शाती है। जब इसे साम्यावस्था से विस्थापित करते हैं तो दोनों दोलकों का कंपन गति करना प्रारंभ करते हैं। माना दोलक P1 तथा P2 के साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः x1 तथा x2 है, जब तब दोलक P1 के गति का समीकरण, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमने कल पढ़ लिया था, आज हमें आगे इसको कंटिन्यू किया करना है, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो देखो ये mg आपको पता है कि ये कोई सिंपल पेंडुलम है, तो इसको अगर आप थीटा इधर डिस्प्लेस करते हो तो इस पे mg बाहर नीचे की ओर लगता है बार बल। तो इसका ये कंपोनेंट तो हो गया, इसकी डायरेक्शन में mg कोस थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर है mg साइन थीटा। तो mg कोस थीटा है ना, वो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, वलेंस हो जाएगा टी टेंशन फोर्स के कारण। तो टी है ना आपका mg कोस थीटा है, उसको तो क्या कर देगा, वलेंस कर देगा। ओनली mg साइन थीटा के कारण है, इसके ऊपर माध्य स्थिति की ओर क्या है, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो वो इसको क्या है, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। अब आप कहोगे कि थीटा क्या है, बहुत ही अल्प है, अल्प है, तो साइन थीटा को आप क्या ले लोगे, साइन थीटा लगभग इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, और थीटा का मान अपने पास आ जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी x1 अपॉन एल, और यहां पे के एक्स लिखते हो आप माइनस के एक्स, तो यहां पे आपका सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा x1 माइनस x2, कि x1 में से x2 घटा दो तो पता चल जाएगा कि स्प्रिंग है वो P1 पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार दोलक P2 के लिए गति का समीकरण ये आ गया, हमने इसको चेंज कर लिया, d2x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस जी x2l प्लस k बाई एम x1 माइनस x2, सरल आवर्ती दोलक की गति के समीकरण से। अब देखो सरल आवर्ती गति के दोलक का समीकरण क्या होता है, d2x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 आइए अपने पास, सरल आवर्त गति के पद के अतिरिक्त पद उपस्थित अन्य पद भी क्या है, इसमें उपस्थित है। उन अन्य पदों को क्या है, हमें एक वेरिएबल में चेंज करना है, एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि ओमेगा नोट स्क्वायर है इक्वल टू जी बाई एल, यानी जो जी बाई एल आ रहा है इसके गुणा में, उसको हमने ओमेगा नोट स्क्वायर मान लिया। तो ओमेगा नोट स्क्वायर हो गया दोनों में, ठीक है, ये दोनों में हो गया। अब देखो हमने क्या करना है, x1 x2 है उनको चेंज करना है। तो जो अपने पास इक्वेशन आई है, एक बार दोनों को मैं जोड़ूं तो x1 प्लस x2 बनेगा, एक बार मैं घटाऊं तो x1 माइनस x2 बनेगा। तो x1 प्लस x2 बनता है ना, उसको तो हमने कैपिटल X ले लिया, और x1 माइनस x2 बनता है उसको हमने कैपिटल Y ले लिया। तो बात करते हैं, देखो अपने पास समीकरण 5 और 6 बन गई। अब देखो एक चीज कि d2, इसका मैं 5 का डिफ्रेंशिएशन करूं तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इक्वेशन को जोड़ोगे और घटाओगे ना, तब ये अपने पास वेरिएबल आएंगे, वैल्यू आएंगी, उनकी जगह ये हम पुट कर देंगे। d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई अपने पास 8। अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा तो d2x1 dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x1 प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x2 इक्वल टू 0।
तो x1 प्लस x2 आ गया वैल्यू, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर और इसको हमने क्या माना था, x माना था, तो x इक्वल टू अभी तो लिया ना, x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो, समीकरण 3 है उसमें से 4 को घटा दे, समीकरण 3 है उसमें से 4 को घटा देंगे तो d2x1 अब की बार क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, उसको हमने क्या लेट किया है, y किया है, y लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें ये एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी 2km, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन आ गई 10। समीकरण 9 तथा 10 सरल आवर्ती दोलकों की गति का समीकरण है। अब देखो इसको ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2k/m इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर मान लिया, तो हमारे पास समीकरण 11 और 12 ये आ गए, समीकरण 11 और 12 यहां तक लास्ट कल हमने पढ़ा था। अब आगे देखो इसको कंटिन्यू करते हैं, समीकरण 11 व 12 सरल आवर्ती दोलक गति के समीकरण कहलाते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि युग्मित दोलकों की गति को ऐसे दो नए निर्देशांक x तथा y के रूप में दर्शाया जा सकता है जिनकी गति सरल आवर्त गति के रूप में होती है। अब देखो कंडीशन लेता हूं मैंने क्या कर लिया, लेट y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो किया तो हमारे पास गति का समीकरण एक ही आएगा ना, यानी आप कहोगे y इक्वल टू जीरो यानी x1 बराबर x2, क्यों कहोगे, क्योंकि y इक्वल टू क्या था, x1 माइनस x2 था, x1 माइनस x2 था, तो आप कहोगे कि ये दोनों y का मान अगर जीरो आ रहा है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू लिख सकते हो आप x1 बराबर x2, यही तो वैल्यू बनेगी, इसीलिए ये लिख दिया। यदि y इक्वल टू जीरो तब x1 बराबर x2, अतः गति के समीकरण निम्न प्रकार होंगे, ओनली अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ओनली एक इक्वेशन आ जाएगी, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। ओमेगा नोट स्क्वायर आपको पता है जहां आवर्ती को बताता है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर का मान क्या था, g/l, यानी ओमेगा नोड अपने पास वैल्यू आ गई √g/l, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी ये कंडीशन क्या हुई कि अगर ये दृढ़ आधार से दो सरल आवर्ती दोलक को आपने लटका रखा है तो आपका x1 भी उतना ही है उतना ही x2 है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना P1 और P2 दोनों पार्टिकलों के अंदर उतना है सेम, यानी आप कहोगे कि स्प्रिंग की जितनी लेंथ थी ना उतनी की उतनी स्प्रिंग की लेंथ अभी भी बनी हुई है, स्प्रिंग के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तब आप कह रहे हो कि ओमेगा नोड आवर्ती है वो ओनली √g/l आ रही है, समझे। क्योंकि अब अगर स्प्रिंग में क्या है, लेंथ में चेंज होता, अब आप कहोगे चेंज हुआ क्यों नहीं, क्योंकि यहां से देखो ये मध्य स्थिति है, ये पार्टिकल इधर x1 गया है तो पीछे वाला पार्टिकल P2 है ना वो भी x1 ही चल के आ गया, क्योंकि x1 बराबर x2 है, तो उतना का उतना चल के आ गया, तो स्प्रिंग तो एज ए कांस्टेंट ही है, लेंथ में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तभी तो उतना का उतना चल के आ गया। इस स्थिति में प्रत्येक दोलक अयुग्मित अवस्था के समान व्यवहार करता है तथा इस पर युग्मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होते हैं, इस कारण गति में स्प्रिंग की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट, यदि x बराबर जीरो तो x को आपने क्या लेट किया था, x इक्वल टू x1 प्लस x2, मीन क्या हुआ कि x1 बराबर ये जीरो माना है तो x1 बराबर हो गया माइनस x2, मतलब कि हमारे पास अब की बार ये स्प्रिंग है और ये इधर लटका दिया और ये इधर, तो इसके अंदर ये कंडीशन आई है, ये स्प्रिंग है, मतलब क्या हुआ, ये इसकी माध्य स्थिति है ना, तो अगर ये x1 इधर गया है इस माध्य स्थिति से तो ये x1 विपरीत अपोजिट में गया है माइनस के अंदर इतना, तभी तो कह रहे हैं कि x1 बराबर तो है x2 के, लेकिन साइन माइनस का आ रहा है, मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब की बार क्या होगा, जो युग्मित किए हुए हैं ना अपने ये चरलावर्ती दोलक, उनका क्या है प्रभाव पड़ेगा और एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे दोनों, तो हमारे पास तब गति का समीकरण क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2k/m इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू जीरो, जहां पे
फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी अब की बार, ओमेगा वन स्क्वायर आ जाएगी। और ओमेगा वन का मान कितना आ गया, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k/m, ये वैल्यू आ गई। अर्थात दोलकों की आवर्ती ओमेगा वन पहले की स्थिति से अधिक होगी। आवर्ती अधिक होगी ना, क्योंकि पहले तो ओनली क्या थी, ओमेगा नोड थी। अब ओमेगा नोड के अंदर कुछ ना कुछ टर्म जुड़ के आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि आवर्ती है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। और सीधा भी आप समझ सकते हो कि आवर्ती बढ़ कैसे जाएगी, कि अब की बार जो स्प्रिंग के अंदर भी क्या है, तनाव आ रहा है, उसके कारण भी क्या है, इनमें जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होगा, ओसिलेशन, क्योंकि ये स्प्रिंग के कारण ये माइनस के एक्स फोर्स इसकी मध्य स्थिति की ओर लगेगा, जो इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो एक तो सिंपल पेंडुलम के कारण होगा और एक आपका स्प्रिंग के कारण होगा, तब आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, जिससे स्प्रिंग में संकुचन तथा प्रसार होता है। इस स्थिति में युग्मन प्रभावी रहता है। युग्मन क्या है, प्रभावी, यानी ये कंडीशन ये मैंने पहले ही बता दिया आपको ऊपर बना के। या क्या हो सकती है, बीच के अंदर कंडीशन की पार्टिकल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, बस मेन बात यह है, सेम कला में नहीं होने चाहिए। तो अब सामान्य कंपन विद्याएं तथा उनकी आवर्तियां, कि सामान्य कंपन विद्याएं क्या होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्तियां क्या होती है। तो देखो एक चीज, कि अगर अपने पास युग्मित दोलक होता है, तो अगर उनमें युग्मित दोलनों में अपन क्या है कि अलग अलग चर आते हैं, x1 x2 वेरिएबल आते हैं, x1 x2, उनको अगर एक चर में आप कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे अपने इक्वेशन बनाई d2x/dt² प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन ये बनी, और एक इक्वेशन कौन सी बनी अपने पास, d2y/dt² प्लस ओमेगा नोड की जगह है ओमेगा वन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई थी अपने पास, जहां पे ओमेगा वन का मान भी आप बता सकते हो ना, क्या था, ओमेगा वन इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस 2k/m, ये वैल्यू थी। ये याद रखनी है अपने को, ठीक है, आगे काम आएगी। सामान्य कंपन विधाएं था उनकी आवर्तियां, तो अब इनके जो x1 और x2 वेरिएबल के अंदर तो जो अपने पास अवकल समीकरण आ रही थी, उनको आप एक चर में कन्वर्ट कर लेते हो, x या y में। तो जो x और y होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं, ठीक है। युग्मित दोलक की गति को दर्शाने के लिए दो निर्देशांक x तथा y का प्रयोग करते हैं, जो सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं। सामान्य निर्देशांक की बात आती है अब, तो किसी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्राचल हैं जिनके रूप में निकाय की गति के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो मैंने पहले बता दिया ना, वो इसने थ्योरी मिलेगी, जिसके प्रत्येक समीकरण में केवल एक ही परतंत्र चर होता है। अब देखो आगे, तो जो सामान्य निर्देशांक आएंगे उनके संगत जो समान आवर्ती आएंगी उनको सामान्य कंपन विद्या कहेंगे, ठीक है। तो किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विद्या या सामान्य विद्या कहते हैं। प्रत्येक सामान्य विद्या की अपनी विशिष्ट आवर्ती होती है, जिसे सामान्य विद्या आवर्ती कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी के बारे में तो अपने को बताना था। तो दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विद्याएं होती हैं, एक कंपन विद्या सामान्य निर्देशांक x तथा दूसरी कंपन विद्या सामान्य निर्देशांक y से संबंधित होती है। जब दोनों दोलकों को विस्थापित करके एक ही दिशा में छोड़ते हैं, तब प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवर्ती के समान आवर्ती से सरल आवर्त गति करेंगे तथा हमेशा एक ही कला में होंगे। यह अवस्था युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विद्या होती है तथा इसकी आवर्ती प्रथम सामान्य विद्या आवर्ती कहलाती है। यानी कंडीशन कौन सी, कि जब x1 बराबर x2 है, यानी y इक्वल टू 0, तो अपने पास अपने लिए यूजफुल कौन सी इक्वेशन है, d2x/dt² प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। यानी इसके अंदर क्या है कि जब अपने दोनों के दोनों पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी एक ही कला में है, यानी युग्मन का कोई प्रभाव नहीं है, तो वो उस प्रथम सामान्य निर्देशांक के संगत जो आवर्ती आएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो प्रथम सामान्य विद्या आवर्ती कहलाती है। और उसको क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा नोड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नोड स्क्वायर और ओमेगा नोड स्क्वायर का मान था अपने पास g/l,
या आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा नोड इक्वल टू रूट जी बाई एल, ये वैल्यू होगी। ठीक है। जब दोनों दोलकों को उनकी सम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत, अब सेकंड कंडीशन है, यानी ये दोलक या तो इधर जाएं, स्प्रिंग एक दूसरे के अपोजिट, या आप कहोगे कि ऐसे आए एक दूसरे के अपोजिट। तो इस प्रकार की जो गति होगी ना माध्य स्थिति से, ये तो x2 इधर और ये x1 इधर, यानी आप सीधा कह सकते हो x1 बराबर -x2 हो। ये कंडीशन होंगी ना अपने पास, वो क्या है आपकी विपरीत कला में होंगी, एक दूसरे के विपरीत विस्थापित करके छोड़ते हैं। प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करता है तथा इस दौरान वे एक दूसरे के विपरीत कला में होते हैं तथा उनकी आवर्ती पहले से भिन्न होती है। यह अवस्था युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विद्या तथा इसकी आवर्ती द्वितीय सामान्य विद्या आवर्ती कहलाती है। और उसका मान कितना होगा, आपको पता है ओमेगा वन स्क्वेयर, यानी मैं इक्वेशन लिख दूं कौन सी यूज आएगी, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा वन स्क्वेयर वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन यूज होगी। और आप क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि ओमेगा वन स्क्वेयर इसका मान होता है हमारे पास ओमेगा नोड स्क्वेयर प्लस 2k/m, ये वैल्यू होती है। और आप क्या कह दोगे कि ओमेगा वन का मान आ जाएगा रूट ऑफ ओमेगा नोड स्क्वेयर प्लस 2k/m, ये वैल्यू होगी अपने पास से, फ्रीक्वेंसी का मान आ गया, ये रहा। ठीक है, ओमेगा नोड ये वैल्यू, और ओमेगा नोड का मान आपको पता ही है g/l। ठीक है, और एक चीज और भी लेते हो आप, k/m भी लेते हो, ओमेगा नोड का मान k बाई ओमेगा नोड स्क्वायर का सर। ठीक है, ये बताऊं क्या कैसे लेते हो आप k/m। देखो, सरल आवर्त स्प्रिंग के लिए बात करते हैं अपन, ये कोई स्प्रिंग है हमारा, अच्छे से बनाता हूं इस स्प्रिंग को। ये स्प्रिंग एम लटका दिया, ये बारबल है, तो ये क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो, तो इसका कांस्टेंट के है, ये भी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें एम जी तो नीचे की ओर बल लगेगा, लगेगा ना, तो आप क्या कहोगे, और के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना ऊपर एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो माइनस के एक्स प्लस एम जी इक्वल टू जीरो, ये तो होता है। अब आप आगे इसको कन्वर्ट करके लिख दो कि के एक्स बराबर एम जी, और के बाई एम और एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लो या एल डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो g/x, ये g/l, तो k/m को आप g/l भी लिख सकते हैं। अब देखो अपने को सामान्य आवर्ती ज्ञात करने की व्यापक विश्लेषक विधि, यानी एनालिटिक विश्लेषण करना है इसका। तो मान लिया, माना दो सामान्य दोलकों की एक युग्मित निकाय, उनकी सामान्य, इजी है बिल्कुल, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सामान्य विद्या की आवर्ती ओमेगा से गति कर रहा है, तब अनेक उनके गति के समीकरण, तो उनके गति के समीकरण ये हमने पीछे निकाले हुए हैं, m/d2x1/dt² प्लस mg(x1/l) प्लस k(x1 - x2) इक्वल टू जीरो, इक्वेशन एक आ गई। दूसरी, m/d2x2/dt² प्लस mg(x2/l) माइनस के, अब आप कहोगे सर ऊपर वाले में प्लस आ रहा है इसमें माइनस कैसे आया, तो देखो के लेते हैं तो x2 - x1 आना चाहिए, प्लस का लेंगे, लेकिन मैंने इस दोनों को सेम बनाने के लिए क्या है, माइनस इधर बाहर ले लिया है, तो माइनस के x1 - x2, वरना क्या है, अगर टू में इक्वेशन है तो यहां पहले टू आएगा और जब सारे प्लस प्लस आएंगे। ठीक है, वन में है तो वन आता है पहले, फिर क्या है, इक्वेशन में साइन प्लस आता है, लेकिन यहां माइनस इसलिए कर दिया कि x1 माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, क्योंकि कंडीशन बन जाएगी ना, वापस माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस के x2 - x1 सेम है। अब देखो सामान्य विद्या में प्रत्येक दोलक की आवर्ती ओमेगा है, अतः माना उनके हल निम्न है। अब देखो इसमें थंबनेल में हमने ये दे रखा है कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर तो मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के अब एग्जाम होने हैं, साथ में एग्जाम होने हैं बीएससी बीएड
फर्स्ट ईयर, यानी इंटीग्रेटेड बोलते हो आप उसको। तो उनके भी क्या है, ये टॉपिक है आपके, उनके क्या है, दो बुक लगती हैं फर्स्ट ईयर वालों के, बीएससी बीएड वालों के। एक तो लगती है आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड फिजिक्स, गणितीय, गणितीय पृष्ठभूमि, गणितीय पृष्ठभूमि और उसके गुणधर्म। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड फिजिक्स लगती है उनके, और प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी। एक लगती है उनके मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स का ही है ये पार्ट, स्प्रिंग वगैरह, दोलक वगैरह। तो उनके ये टॉपिक हैं, उनको भी ये हमारी क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास है ना फिजिक्स की, उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उनका मैकेनिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है यूनिट आगे पीछे हो सकती है, कि इसमें यूनिट दूसरी है, उसमें यूनिट तीसरी या चौथी हो सकती है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी क्या है, यूजफुल है। समीकरण, अब देखो अपने पास हमने समीकरण एक और दो है, हमने उन दोनों के क्या हल मान लिए कि x1 इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, x2 इक्वल टू बी कोस ओमेगा टी। समीकरण तीन और चार मान लिए। अब समीकरण तीन व चार का मान है अपने एक और दो में रख सकते हैं, या पहले आप ऐसे कह सकते हो कि मैं x1 का डबल डेरिवेटिव कर लूं, x2 का डबल डेरिवेटिव कर लूं, फिर अपने क्या है, टोटल मान अपने इक्वेशन एक और दो में रख दें, या इक्वेशन में मान पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, फिर इक्वेशन के साथ इसको क्या है, सोल्व कर लेना है आपको। तो हमने क्या है, ये वैल्यू रख दी, इक्वल टू जीरो मान आ गया। कोस ओमेगा टी, इसको सोल्व किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो एम, ओमेगा नोट दो बार अवकलन है तो ओमेगा नोट बार आ जाएगा। कोस का करेंगे साइन हो गया, फिर क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन, क्या कोस का अवकलन हो गया माइनस साइन, और फिर साइन का करेंगे वापस कोस, तो ये कोस, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, प्लस एम जी ए कोस ओमेगा टी बाई एल, प्लस कोस ओमेगा टी माइनस ए माइनस बी, जीरो। अब यहां से कोस ओमेगा टी में क्या लेता हूं, कॉमन ले लिया, तो माइनस एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए प्लस एम जी ए बाई एल प्लस के ए माइनस बी। अब आप कहोगे कि कोस ओमेगा टी है वो इक्वल जीरो हो नहीं सकता, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये इक्वल जीरो होगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन है ये आ गई पांच, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कहोगे कि इसका मान है, आप इक्वेशन उसमें रख दें, तो एम डी टू अपॉन डी टी स्क्र बी कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसका हल निकालोगे तो अपने पास इक्वेशन छह आ जाएगी। तो इक्वेशन पांच और छह आ गई अपने पास। उसमें भी हम कोस ओमेगा टी कॉमन लेंगे, और वही करेंगे कि कोस ओमेगा टी का मान है वो जीरो नहीं हो सकता, तो इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसका मान है जीरो हो जाएगा। समीकरण पांच और छह का योग कर दिया हमने, पांच और छह का योग किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई एम ए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्र प्लस जी बाई एल प्लस के ए माइनस बी प्लस एम बी माइनस ओमेगा स्क्र प्लस जी बाई एल माइनस के ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल, इसमें है, इसमें भी है, तो यहां से दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ए इधर रह जाएगा प्लस एम बी इधर इक्वल टू जीरो। और ये क्या है अपने पास है, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, जीरो। अब आप कहोगे कि m कॉमन लिया तो a प्लस बी, और ये वैल्यू आ गई, समीकरण सात आ गई। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, तीन। हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम ये बोल सकते हैं कि m का मान, या तो m का मान जीरो है, या a प्लस बी का मान जीरो है, या इसका मान जीरो है, तो तीन कंडीशन हो गई। तो यहां से अपने पास ओमेगा स्क्वायर का मान आ गया जी बाई एल, वैल्यू आ गई ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाई एल, समीकरण आठ, जो प्रथम सामान्य विद्या आवर्ती कहलाती है। ये हमने मैथमेटिकली निकाल लिया इसका, ठीक है, प्रथम आवर्ती कहलाती है। अब एक कंडीशन और इसमें देखो, ये हमने पीछे निकाला था ना, सोल्व किया था, इसको अनोदर मेथड से क्या कर लें, सोल्व कर लें। तो अनोदर मेथड से सोल्व करेंगे तो a माइनस बी बार ले लिया अब की बार, m ये वैल्यू आ गई, टू के को अंदर ले लिया अब की बार, कैंसिल नहीं किया है, तो अपने पास ये वैल्यू, या तो a माइनस बी बराबर जीरो, ठीक है, या क्या है, देखो ये एक बार तो इसको पांच और छह को हमने क्या है, जोड़ा है, योग किया है। अब की बार हम क्या है, घटाओ कर रहे हैं, जोड़ दिया, जोड़ दिया तो हमारे पास सामान्य आवर्ती आ गई। अब की बार क्या है, मैं समीकरण पांच
समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 कर रहा हूं कि इस 5 में से 6 को घटा दिया हमने, तो घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन ए माइनस बी कॉमन, एम माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस जी बाई एल प्लस 2 के। एम और बार ले लूं तो आप कहोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल प्लस 2 के बाई एम इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी। अब वही कंडीशन हमारे पास m है, इधर गुणा में आया था उसको जीरो, इधर मल्टीप्लाई भेज दिया, तो a माइनस बी बराबर जीरो या ये वैल्यू बराबर जीरो। तो a माइनस बी बराबर जीरो यानी a बराबर b, ये और एक यहां से वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा g बाई एल प्लस 2 के बाई एम, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा का मान आ जाएगा ओमेगा ये जी बाई एल है, अपने को पता है ओमेगा नोड स्क्वायर है जी बाई एल, तो आप इसको ओमेगा नोड स्क्वायर रख देना प्लस 2। अब ये अपने को पता है स्प्रिंग के लिए होता है कि 2 के बाई एम ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, यह दूसरी सामान्य विद्या आवर्ती कहलाती है। प्रथम विद्या में आवर्ती ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई एल का मान समीकरण 5 व 6 में रखने पर तो ए माइनस बी बराबर, अतः ए बराबर बी, अर्थात दोनों दोलक सामान्य आयाम से समान कला में दोलन करेंगे तथा दूसरी विद्या आवर्ती क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल प्लस 2 के बाई एम, समीकरण 5 व 6 में रखने पर। पहली बात तो ये कि ए बाई बराबर बी, और अब की बार क्या है, ए बराबर है माइनस बी, अर्थात इस अवस्था में दोनों दोलक समान आयाम से विपरीत कला में दोलन करेंगे। यानी जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 मान लो या ओमेगा स्क्वायर सीधा ले लो कि जी बाई एल प्लस 2 के बाई एम आएगा, तब तो क्या है, ए माइनस ए बराबर माइनस बी होगा। इनका आयाम की आयाम है वो समान होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत यानी विपरीत डायरेक्शन में क्या है, वो कंपन यानी दोलन करेंगे। लेकिन जब आपकी आवर्ती क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान जी बाई एल आएगा, तब ए बराबर बी आएगा, यानी आयाम तो बराबर आएंगे और दिशा भी सेम आएंगी, तो दोनों क्या है, एक ही दिशा में समान आयाम से दोलन करते हैं। ये हमने क्या है, इसका गणितीय रूप से भी विश्लेषण कर दिया है। ठीक है, तो आज हमारी ये यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अपने फर्स्ट क्लास दी थी मैंने, तो उसके अंदर आपको सिलेबस भी बताया था, उस सिलेबस में आप देख लेना चाहें, एक भी टॉपिक है हमने छोड़ा नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, दोनों यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। यानी ओसिलेशन ओसिलेशन वाला पार्ट है ना हमारा, वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा पार्ट रह गया है वेव वाला, तो मैं सोचता हूं वेव वाले पार्ट से पहले मैं ऑप्टिक्स पढ़ा देता हूं कि इसके 2 यूनिट होंगे, अब ऑप्टिक्स की 2 यूनिट मैं करवा देता हूं पहले, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपको ऑप्टिक्स करवाएं या इसी का पार्ट आगे चलते रहें। क्योंकि एक बार आप क्या है, पास पास मार्किंग तो मैंने करवा दी है, पास के लिए आपको कितने चाहिए, 14 नंबर। कुछ एक की दिक्कत ये होती है कि सर हम, मेरे पास भी कॉल वगैरह आते कि पास कैसे हो, पास होने के लिए तो मैंने आपको 2 यूनिट करा दिए, 2 यूनिट पढ़ लेते हो तो आपके 16 नंबर क्या है, कवर हो गए, और चाहिए आपको पास होने के लिए 14 ही। बाकी आगे वाली यूनिट है ना, वो तो आपके क्या है, स्कोर में काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।